पीएम मोदी की साउथ अफ्रीका यात्रा क्यों है खास? आखिर G20 में क्या होंगे भारत के मुद्दे, जानेंगे इसे। वहीं दूसरी तरफ बिहार में आरजेडी का एमवाय फेल हो गया, लेकिन मोदी ने अपनी कैबिनेट में एमवाय का पूरा जोर दिखाया और हिस्सेदारी भी बकाया दी। अब कैसे आरजेडी के एमवाय से अलग है मोदी का एमवाय, जानेंगे इसे भी। इसके अलावा यूपी की राजनीति में अखिलेश यादव के बयान ने बवाल मचा दिया। क्या कहा अखिलेश ने और क्या इल्जाम लगाए भाजपा पर, एक नज़र इस पर भी। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं सजल रघुवंशी आपका स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की साउथ अफ्रीका यात्रा पर रवाना हो गए हैं, जहां वे G20 देशों के 20वें शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस समिट में कई अहम मुलाकातें, वैश्विक मुद्दों पर चर्चा और भारत की बड़ी भूमिका देखने को मिलेगी। आइए समझते हैं पूरी इनसाइड स्टोरी को। पीएम मोदी शुक्रवार को भारत से साउथ अफ्रीका के लिए रवाना हुए। ये दौरा 21 से 23 नवंबर तक चलेगा। इस बार की G20 मीटिंग साउथ अफ्रीका की मेजबानी में हो रही है और ये पहली बार है जब G20 शिखर सम्मेलन अफ्रीकी महाद्वीप में आयोजित हो रहा है। मोदी 3 मुख्य सेशंस में हिस्सा लेंगे और कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों से अलग अलग मुलाकातें भी करेंगे। इसके अलावा वे IBSA देशों, जिसमें इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका की बैठक है, उसमें भी शामिल होंगे। ये मोदी की साउथ अफ्रीका की चौथी ऑफिशियल यात्रा है। इससे पहले वे 2016 में द्विपक्षीय यात्रा पर गए थे और 2018 व 2023 में ब्रिक्स समिट में हिस्सा ले चुके हैं। रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने एक स्टेटमेंट भी जारी किया और कहा कि ये समिट इसलिए खास है क्योंकि अफ्रीका में आयोजित होने वाला ये पहला G20 शिखर सम्मेलन है। उन्होंने याद दिलाया कि भारत की अध्यक्षता के दौरान 2023 में अफ्रीकी यूनियन को G20 का स्थायी सदस्य बनाया गया था। मोदी ने कहा कि इस बार का विषय एकजुटता, समानता और स्थिरता दुनिया के सामने मौजूद चुनौतियों का समाधान ढूंढने की दिशा में काफ़ी ज़्यादा खास है। वे यहाँ भारत की वसुधैव कुटुंबकम यानी एक परिवार एक भविष्य की सोच को दुनिया के सामने रखेंगे। इस यात्रा के दौरान मोदी दक्षिण अफ्रीका में भारतीय प्रवासियों से भी मुलाकात करेंगे। अब चलते हैं अमेरिका की बड़ी खबर की ओर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बार G20 समिट में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने दावा किया है कि साउथ अफ्रीका में मानवाधिकार उल्लंघन हो रहा है और श्वेत किसानों पर अत्याचार किया जा रहा है। इसी के चलते उन्होंने पहले भी कहा था कि कोई भी अमेरिकी अधिकारी इस समिट में नहीं जाएगा, लेकिन अंतिम समय में उनका रुख बदल गया। अब अमेरिका साउथ अफ्रीका में मौजूद अपने कार्यवाहक राजदूत मार्क डी डेलॉर्ड को भेजेंगे, वो भी सिर्फ आखिरी सेशन में। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति रामफोसा ने पुष्टि की कि उन्हें अमेरिका की ओर से बदलाव का नोटिस मिला है। वहीं भारत में साउथ अफ्रीका के हाई कमिश्नर ने साफ कहा कि G20 इतना बड़ा मंच बन चुका है कि किसी एक देश के ना आने से इसका काम नहीं रुकता। G20 दुनिया की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का समूह है, जो वैश्विक आर्थिक गतिविधियों का 85% और दुनिया के व्यापार का 75% हिस्सा नियंत्रित करता है। 1999 में बना ये समूह 2008 में हर साल शिखर सम्मेलन आयोजित कर रहा है। बिहार की सियासत में इतिहास रचते हुए नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान में रिकॉर्डन 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ 2 डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा सहित कुल 26 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। इस बार नीतीश सरकार की सबसे बड़ी चर्चा एमवाय समीकरण को लेकर है, लेकिन ये वो वाला एमवाय नहीं जिसे सालों से लोग आरजेडी का मुस्लिम यादव समीकरण मानते आए हैं। एनडीए ने इस चुनाव में नया एमवाय पेश किया, महिला और युवा, और इसी एमवाय ने बिहार की राजनीति का पूरा खेल पलट दिया। लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला और युवा, इन 2 वर्गों के लिए स्पेशल कार्यक्रमों का बार बार जिक्र किया था। बिहार विधानसभा चुनाव में यही रणनीति निर्णायक सिद्ध हुई। नीतीश कैबिनेट में इस नए एमवाय समीकरण की झलक स्पष्ट दिखी। 27 में से 8 मंत्रियों को महिला और युवा वर्ग से चुना गया, यानी लगभग 30% हिस्सा। लेशी सिंह, जेडीयू की वरिष्ठ नेता लेशी सिंह को एक बार फिर कैबिनेट में जगह दी गई। दमदाहा से लगातार जीतने वाली लेशी ने इस चुनाव में रिकॉर्ड अंतर से जीत हासिल की। श्रेयसी सिंह, भाजपा की युवा चेहरा, पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह की बेटी और अंतर्राष्ट्रीय शूटर रह चुकी श्रेयसी सिंह पहली बार मंत्री
मंत्री बनी है। जमुई सीट पर उन्होंने बड़ी जीत दर्ज की। रमा निषाद, भाजपा की रमा निषाद औरई सीट से जीत कर आई हैं और वे पूर्व सांसद अजय निषाद की पत्नी है और इस बार कैबिनेट में शामिल हुई हैं। अब सबसे चर्चित नाम दीपक प्रकाश। आरएलएम कोटे से 37 वर्षीय दीपक प्रकाश मंत्री बने हैं। हालांकि वे अभी किसी सदन के सदस्य नहीं है, इसलिए उन्हें 6 महीने तक अपनी सदस्यता को पेश करनी होगी। नितिन नवीन 5वीं बार विधायक और पूर्व सड़क निर्माण मंत्री। 45 साल के नितिन नवीन को भी नई सरकार में जगह मिली है। लखेंद्र कुमार रोशन पातेपुर से बीजेपी विधायक और 46 वर्षीय रोशन को पहली बार मंत्री बनने का मौका मिला। फिर आते हैं संजय कुमार सिंह। लोजपा रामविलास के उम्मीदवार 45 साल के संजय सिंह ने महुआ सीट पर तेज प्रताप को हराकर कैबिनेट में एंट्री बनाई। इसके बाद नाम आता है संतोष कुमार सुमन का, जो पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बेटे हैं और 50 साल के एमएलसी संतोष सुमन को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। अब एनडीए का नया एमवाय महिला और युवा समीकरण इस बार निर्णायक रहा और इसी ने नीतीश कुमार को सत्ता में 10वीं बार वापसी दिलाई। बिहार की नई राजनीति में ये समीकरण आगे क्या बदलाव लाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर तीखे आरोप लगाए हैं। दाल मंडी विवाद से लेकर कानून व्यवस्था तक उन्होंने सरकार की नीतियों को पूरी तरह जनविरोधी बताया। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार में लोग खुलकर कारोबार नहीं कर पा रहे हैं। सरकार की नीति है लोगों को इतना डरा दो कि वे अपने आप बात भी ना कर सकें। उन्होंने दावा किया कि अब दाल मंडी के व्यापारियों को निशाना बनाया जा रहा है। अखिलेश के अनुसार चौड़ीकरण के नाम पर दुकानों को तोड़ा जा रहा है। एक दुकान बनाने में वर्षों लग जाते हैं, लेकिन सरकार पल भर में उन्हें ढा रही है। उन्होंने इसे पॉलिटिकल डिमोलिशन बताया और कहा कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि भाजपा वहां से चुनाव नहीं जीत पा रही। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की सोच संकीर्ण है और सरकार अधिकारियों के जरिए व्यापारियों पर दबाव बनवा रही है। उनके मुताबिक दुकान देवी दी जाए तो ग्राहक कहां से आएंगे। अखिलेश ने कहा कि भाजपा ने वाराणसी को क्योटा बनाने का वादा तो किया, लेकिन असल काम परेशान करने का हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि माल बेच दिए जा रहे हैं, प्रोजेक्ट रोके जा रहे हैं और डिवाइड एंड रूल की नीति चलाई जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि वरुणा रिवर फ्रंट मेट्रो और कई विकास परियोजनाएं सपा सरकार की देन थी, जिन्हें भाजपा ने या तो रोका है या फिर धीमा किया है। कानून व्यवस्था पर भी अखिलेश यादव ने कई गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराधी खुलेआम वारदात कर रहे हैं, हत्या, लूट, अपहरण की घटनाएं बढ़ रही हैं, व्यापारी असुरक्षित हैं और बेटियां भी सुरक्षित नहीं। अखिलेश यादव ने इसे प्रदेश की सबसे कमजोर और भ्रष्ट सरकार बताया और दावा किया कि जनता अब बदलाव के लिए तैयार है। अब आगे क्या राजनीतिक हलचल देखने को मिलती है, इस पर नजर हमारी बनी रहेगी। तो खबर प्रधान में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।